हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लास्ट लेक्चर में शुरुआत की थी और हमने उसको डिवाइड किया था इन एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। एशिया में हमने कुछ पोर्शंस कंप्लीट किए थे जैसे चाइना, जापान, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया। आज हम वेस्ट एशिया कंप्लीट करेंगे एंड अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी गैप हो चुका है, क्विक रिवीजन में कर लेती हूँ इन चारों पोर्शंस का। सबसे पहले चाइना की फिजिकल ज्योग्राफी हमने देखी थी कि काफी हद तक चाइना का एरिया जो है माउंटेनियस एरिया है। 1/3 ऑफ एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुनलुन, शांटो, ग्रेट कियानगिन, ये सारा माउंटेनियस रीजन है। अपर रीजन जो है वो प्लेट्यू रीजन है, डेजर्टिक रीजन है, गोबी डेजर्ट, ओडोस डेजर्ट, इवन यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे टकला मकान डेजर्ट। डेजर्टिक रीजन साउथ साइड में भी यूनान प्लेट्यू, तिबेटन प्लेट्यू। तो मोस्ट ऑफ द जो ईस्टर्न चाइना है वो प्लेट्यू रीजन है, माउंटेनियस रीजन है, राइट। और इसकी वजह से चाइना में जो एग्रीकल्चर या पॉपुलेशन डेंसिटी वो ज्यादातर ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा हमें पाई जाती है। क्लाइमेट ऑफ चाइना हमने देखा था 2 डिविजन्स। नॉर्थर्न चाइना है लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट, लॉरेंस यानी कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। सदर्न चाइना का क्लाइमेट चाइना टाइप क्लाइमेट यानी कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। दोनों ही क्लाइमेटिक टाइप ऐसा है जिसमें रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, राइट। इसके अलावा और भी वाटर रिसोर्सेज चाइना के पास बहुत ही इनफ है। बड़ी सी रिवर्स जैसे हवांग है रिवर या येलो रिवर इसके पास है। इसके साथ साथ यांगत्से रिवर, राइट। बहुत बड़ी रिवर्स, इससे बहुत सारी रिवर्स तिब्बतन प्लेट्यू में से भी निकलती है। तो इसका मतलब यह है कि चाइना के पास ऐसा क्लाइमेट है जिसमें रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है। बड़ी सी रिवर्स है, उसके पास वाटर रिसोर्स है, राइट। वार्म टेम्परेट जो ईस्टर्न मार्जिन है, चाइना टाइप क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सुटेबल क्लाइमेट है। लेकिन उसके पास एरेबल लैंड कम है। हमने देखा कि ज्यादातर एरिया जो ईस्टर्न चाइना का है वो एरेबल नहीं है, राइट, माउंटेनियस रीजन है। इससे सिर्फ 10 to 15% चाइना के पास एरेबल लैंड है, राइट। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इंडिया की तरह इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी छोटे से छोटे लैंड का पैचेस भी इंटेंसिवली एग्रीकल्चर या कल्टीवेट किया जाता है। राइस सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसके अलावा चाइना में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से चाइना इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मेनी क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, कॉटन, ग्राउंडनट, रेपसीड एंड सिल्क, राइट। चाइना के पास लकी इन दी फील्ड ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स भी इसके पास है। कोल, आयरन, टीन, पेट्रोलियम और रेयर अर्थ में चाइना की मोनोपोली है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से ईस्टर्न कोस्ट जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, राइट, इसके पास इतने सारे मिनरल्स हैं। ईस्टर्न साइड पे प्लेन रीजन है, एग्रीकल्चर डेवलप्ड है, इसीलिए उसकी इंडस्ट्रियल रीजन भी ईस्टर्न कोस्ट पे डेवलप्ड है। हमने उसके इंडस्ट्रियल रीजन देखे थे। फर्स्ट देखे थे मकदन ट्रायंगल जिसमें अंशन, फुनशुन एंड शेनयांग सिटीज थे। उसके बाद बोहाई रीजन, बेजिंग और तियाजिन रीजन। यांगत्से बेसिन रीजन यानी यांगत्से रिवर के आसपास सारी सिटीज, वुहान, देन चोंकिंग सिटीज, शंघाई सिटी, ये सारे सिटीज यांगत्से बेसिन के अराउंड है। और तीसरा गुआंगझो मकाऊ रीजन। तो ये 4 रीजन चाइना के मोस्ट पॉपुलेटेड अर्बन एग्लोमरेशन है, इंडस्ट्रियल रीजन है इसके। एशिया में अब हम चलते हैं जापान। सबसे पहले जापान के सारे आइलैंड्स, फर्स्ट होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु एंड ryukyu आइलैंड्स ग्रुप। जापान की जो जियोलॉजी है इट्स क्वाइट अनलकी। जापान 3 प्लेट के जंक्शन पर लोकेटेड है, पैसिफिक एंड फिलिपाइंस प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। इसकी वजह से ये होता है कि जापान में फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, फ्रीक्वेंट सुनामी और वल्केनिज्म की प्रॉब्लम्स रहती है। उसके साथ साथ जापान जो है वो उसके मिडल, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी में देखा था कि जो मिडल में पूरे आइलैंड में जो है माउंटेनियस रीजन है यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स है, इसलिए उसके पास एरेबल लैंड भी बहुत ही कम है, राइट। ओनली अबाउट 20% उसके पास एरेबल लैंड है, राइट। वहां पे वो लोग वेट पैडी, टेरेस पैडी, ये सब क्रॉप्स वहां पे उगाए जाते हैं। जापान ने टेक्नोलॉजी से डेवलप करके अपनी जो उसके पास लिमिटेशंस है उसको ओवरकम किया है। लास्ट लेक्चर में देखा था किस तरह से हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की है विदाउट यूजिंग सॉइल। जापान ने टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में भी लिमिटेशन है जापान की। जापान के पास मिनरल्स भी नहीं है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है कोल और नेचुरल गैस का, राइट। ऑयल का भी बहुत बड़ा इंपोर्टर है। यानी कि जापान एक ऐसा कंट्री जिसके पास कोई मिनरल्स नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही कम है, राइट। और एक ऐसा कंट्री जहाँ पे नेचुरल हजार्ड भी बार बार होते हैं, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब। फिर भी ये कंट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और वो है बिकॉज ऑफ द पीपल।
द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, हार्ड वर्किंग परफेक्शनिस्ट पीपल, और उसने अपनी कंट्री को नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया है, और इसकी वजह से इट इज द लार्जेस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान के पास जो उसकी सारी पॉपुलेशन है वो भी ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, क्योंकि वेस्टर्न साइड जो है वो पूरा माउंटेनियस रीजन है, वेस्टर्न साइड टू सेंट्रल वो पूरा माउंटेनियस रीजन है, तो ज्यादातर उसके इंडस्ट्रियल रीजन जो ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। हमें देखा था क्वांटो प्लेन्स, नागोया प्लेन्स, किंकी प्लेन्स एंड क्यूसू प्लेन्स, ये सारे उसके वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ द वर्ल्ड है। बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी और ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी है इस सारे एग्लोमरेशन की, राइट। एशिया में जापान, चाइना हो गया, अब हम रशिया में चलते हैं। रशिया बहुत ही बड़ा कंट्री है, उसके पास बहुत सारी सराउंडिंग एरिया में वाटर बॉडीज है। हमने देखा था कास्पियन सी, साउथ में ब्लैक सी और फिर बाल्टिक सी, नॉर्थ में व्हाइट सी, पेरेंट सी, कारा सी, लेप्टिव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, चुक्ची सी, बेरिंग सी ऑफ ओखोट्स्क और सी ऑफ जापान। इतनी सारी वाटर बॉडीज होने के बावजूद रशिया ये सारी वाटर बॉडीज को यूज नहीं कर पाता, बिकॉज बेरिंग सी से लेके सी ऑफ ओखोट्स्क ईयर के अराउंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्रीज या फ्रोजन कंडीशन में होता है, राइट। इसलिए रशिया को जो पोर्ट उसके डेवलप हुए हैं, राइट, सी ऑफ जापान में व्लादिवोस्टॉक है, यहाँ पे कास्पियन सी में, ब्लैक सी में उसका रोस्टोव पोर्ट और यहाँ पे है मुर्मांस्क पोर्ट, राइट। तो इस वजह से ये सारे रीजन में उसने पोर्ट डेवलप किए। हम जानते हैं कैस्पियन सी लैंडलॉक से, वहां पे कोई पोर्ट डेवलप नहीं, लेकिन ब्लैक सी का आउटलेट है मेडिटेरियन सी, राइट, इसलिए यहाँ पे रोस्टोव पोर्ट डेवलप्ड है। इसके अलावा बाल्टिक सी, वहां पे भी उसका एक्सेस है। हमने देखा था कि किस तरह से जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ओशन करंट यहाँ तक पहुंचता है स्कैंडिनेवियन कंट्री तक, और इसकी वजह से यहाँ तक ये सब पूरा बाल्टिक सी जो है वो फ्रीज नहीं होता है विंटर टाइम, बिकॉज वार्म ओशन करंट, राइट। और इसकी वजह से मुर्मांस्क जो यहाँ पे उसका पोर्ट है वो डेवलप हो चुका है। सो कास्पियन सी में नहीं, ब्लैक सी और बाल्टिक सी उसके इंपॉर्टेंट पोर्ट है, लेकिन उसकी नेवी ज्यादातर ब्लैक सी में रहती है रशिया की, बिकॉज बाल्टिक सी की डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं, राइट। ये हमने पूरा इश्यू भी देखा था, उसकी नेवी एंड दूसरे इश्यूज हमने देखे। रिवर्स, रशिया रिवर्स के बारे में लिखी है, डॉन, वोल्गा, ओब, केत्रिश रिवर, येनिसी रिवर, लीना रिवर, आमूर रिवर, बहुत ही बड़ी रिवर्स है उसके पास, लेकिन इनकी भी लिमिटेशंस है, क्योंकि विंटर के टाइम में सारी रिवर्स फ्रीज हो जाती है, राइट। नेविगेशन नहीं हो पाता, इरिगेशन के लिए भी लिमिटेशन आ जाती है। इसलिए रशिया में प्रॉब्लम ये होती है कि रिवर्स फ्रीज हो जाती है, उसके पास जो क्लाइमेट भी है वो फ्रीजेड हो जाता है विंटर टाइम में, क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी आती है। कॉन्टिनेंटलिटी यानी कि जितना हम सी वाटर से ज्यादा इंटीरियर में जाएंगे, टेम्परेचर रेंज बढ़ती जाएगी। विंटर में बहुत ही कम टेम्परेचर, समर में बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, राइट। तो इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर में लिमिटेशंस है, ग्रोइंग पीरियड उसका बहुत ही कम है, राइट। साइबेरियन हम जानते हैं, साइबेरियन प्लेटू, साइबेरियन प्लेन विंटर सीजन में फ्रोज हो जाता है। 40% इसके पास पेस्चर्स एंड मीडोज है। इंपॉर्टेंट क्रॉप व्हीट, कॉटन, राइट, ओट, मस्टर्ड, सुगर बीट, फ्लैक्स, पोटेटो, ये सब वहां पे उगाए जाते हैं। लेकिन रशिया की इकोनॉमी की मेन पिलर्स हैं उसके मिनरल्स, स्पेशली पेट्रोलियम एंड उसके डिफेंस एक्सपोर्ट्स। मिनरल्स के बारे में रशिया जो है इट्स लकी वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। उसके इंपॉर्टेंट माइंस है मैग्नेटोर्स्क, नोवोकुznetsk, केमेरो, इर्कुत्स्क, ये सारे उसके इंपॉर्टेंट कोल माइंस हैं। उसके बाद आयरन ओर, उसमें भी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन द स्टील। मैग्नेटोर्स्क, टॉम्स, ओर्स्क, कुर्स्क, ये सारी उसकी आयरन ओर की माइंस है। निकल में नॉर्लिस्क माइन सबसे बड़ी वर्ल्ड की माइन है निकल की। वर्ल्ड के 40% ऑफ निकल इस माइन से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। नेचुरल गैस, रशिया इज द लार्जेस्ट, नो वन एस्टिमेट जो रिजर्व है वो उसमें रशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसकी 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस फील्ड है, मेडेव, ओरेनगू एंड यानबर्ग, राइट। तो ये उसके सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस रिजर्व है। रशिया के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स हमने सारे डिटेल में देखे थे सिटी वाइज। सेंट पीटर्सबर्ग रीजन, सेंट्रल रीजन, वोल्गा रीजन, यूराल रीजन, कुस्बाज रीजन एंड बैकाल रीजन, राइट। अगर आपको कुछ रिकॉल करने में तकलीफ हो रही है तो प्लीज फिर से वीडियो देखिएगा, राइट। साउथ ईस्ट एशिया देखते हैं, यू कैन सी फ्रॉम योर फेसेस। साउथ ईस्ट एशिया ये रीजन जाना जाता है अपनी यूनिटी के लिए, यू नो अबाउट द आसियान रीजन। इसमें मैं क्विकली रिवाइज करती हूँ उसके हिल्स एंड आइलैंड्स जो हमें देखना है। शांत प्लेट्यू लोकेट कीजिए, वेयर इज द खोरट प्लेट्यू, आराकान योमा, पेगु योमा, आइलैंड्स जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिंगापुर,
रिवर्स में उसके इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन साल्विन, चिंदविन, इरावदी, मेकोंग एंड चाओफ्राया एंड रेड रिवर। ये सारी रिवर्स उसके ऊपर कौन कौन से सिटीज हैं, कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, इसके बारे में हम देखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया के क्लाइमेट में अगर हम देखें तो दो डिविजन्स हैं। जो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे मानसून टाइप का क्लाइमेट है, सिमिलर टू इंडियाज। ये जो आइलैंड नेशंस है वहां पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल यहाँ से पास होता है और इसीलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट डेवलप हुए, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ पे। इसीलिए एग्रीकल्चर में भी ज्यादातर इक्वेटोरियल क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, जैसे कि पाम ऑयल, रबर्स। सिग्निफिकेंट मलेशिया, इंडोनेशिया और साउदर्न थाईलैंड में ये सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। कोकोनट, शुगर केन फिलीपाइंस में उगाई जाती है। कोको जो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, वो भी इंडोनेशिया, वियतनाम एंड फिलीपाइंस में उगाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में पेट्रोलियम भी पाया जाता है, राइट। म्यांमार में, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया पेट्रोलियम पाया जाता है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से म्यांमार का पेट्रोलियम रिजर्व जो उसके यहाँ पे कोस्टल एरिया में वहां पे एक पाइपलाइन डेवलप किया अप टू चाइना, राइट। वियतनाम ने इंडिया को इन्वाइट किया था फॉर पेट्रोलियम, राइट। चाइना ने उसका अपोज किया था, फिर भी हमने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन किया था, लेकिन पेट्रोलियम नहीं मिला और हम वापस चले गए। देन मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों जगहों पे भी पेट्रोलियम मिलता है। एक इंपॉर्टेंट मिनरल साउथ ईस्ट एशिया का वो है टीन। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया का कंबाइंड रिजर्व हम देखें तो वर्ल्ड का हाफ ऑफ या आधे से भी ज्यादा टीन रिजर्व इस साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, यानी 3 कंट्री में पाया जाता है, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। सो चाइना, जापान, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया हमने देख लिया। अब हम चलते हैं वेस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जाना जाता है अपनी यूनिटी के लिए और ये रीजन जाना जाता है अपनी इंस्टेबिलिटी के लिए। इस कंट्री में मैं थोड़ी ब्रीफली आपको थोड़ा पॉलिटिकली बता दूं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट हो जाए ज्योग्राफी भी पढ़ने के लिए। इस रीजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर इस्लामिक कंट्रीज एक्सेप्ट दिस लेबनान कंट्री। यहाँ पे वैसे 50% पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम है, 40% लेकिन क्रिश्चियन पॉपुलेशन, और मुस्लिम पॉपुलेशन में भी लेबनान में सिया सुन्नी इक्वल है, 50-50%, राइट। सिया सुन्नी प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस रीजन का। सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, इराक, जॉर्डन, ये सारे कंट्रीज सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। सऊदी अरबिया इन सुन्नी कंट्रीज का लीडर है। ऑब्वियसली सुन्नी कंट्रीज को प्रॉब्लम होगा शिया कंट्रीज से, जिसका लीडर है ईरान, राइट। दोनों की राइवलरी है, सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में राइवलरी है, राइट। एक कंट्री है सीरिया। सीरिया की पॉपुलेशन सुन्नी है, लेकिन उसका जो लीडर है, जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, वो जो है वो वहां की सिया कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी अलवाइट, उससे बिलोंग करता है, राइट। और इसीलिए ये जो है ईरान का अलाई है सीरिया, जस्ट बिकॉज इस लीडर इज शिया। उसके बाद एक तीसरा प्लेयर है जिसे कहते हैं हिजबुल्ला। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान से वर्क करता है। ये शिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और सीरिया और ईरान तीनों शिया क्रिसेंट बनाते हैं, राइट। तीनों सीरिया के पावर सेंटर्स हैं, सीरिया, हिजबुल्ला एंड ईरान। अब ये शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है, राइवलरी है, उसमें एक तीसरा प्लेयर भी है, वह इजराइल, जिनको इन दोनों से प्रॉब्लम है और इन दोनों को इजराइल से प्रॉब्लम। और ज्यादातर इजराइल को प्रॉब्लम ईरान से है, और इसलिए ये क्योंकि जो हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन है वो इजराइल पे अटैक करता रहता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एंटी जियोनिस्ट है, एंटी वेस्ट है, तो इसीलिए वो इजराइल पे अटैक करता रहता है, फिदाइन अटैक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स। और उसको आर्म्स और मॉनिटरी सपोर्ट करता है ईरान, और इसीलिए इजराइल का सऊदी अरबिया से भी बड़ा एनिमोसिटी या एनिमी ईरान है। दूसरा एक और रीजन ये भी है कि इजराइल जो है जूइश पीपल है, और इजराइल का बहुत बड़ा एलाई है यूएस, और यूएसए इस रीजन का सबसे बड़ा एक्सटर्नल प्लेयर है। यूएसए का क्यों इजराइल से इतना बड़ा क्लोज कनेक्शन है? क्योंकि यूएसए में उसकी सेनेट में, उसकी इकोनॉमी में जूइश पीपल का बहुत बड़ा डोमिनेशन है, दे वेरी इन्फ्लुएंशियल, और इसकी वजह से इजराइल और यूएसए के बीच में काफी ज्यादा कनेक्शंस है। और ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो सोचते हैं कि उनका ऑल टाइम एनिमी यूएसए है, राइट। उसका जो प्रेसिडेंट है उसको ये सोचता है कि हमेशा ये सोचता है कि यूएसए उसको टॉपल करने की ट्राई करता है, उसके एफर्ट्स इस तरह के हैं, और इसीलिए ईरान का ऑल टाइम एनिमी यूएसए माना जाता है, और इसीलिए भी इजराइल और ईरान के बीच में एनिमोसिटी, राइट। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ज्यादा हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे। वेस्ट एशिया की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें फिजिकल फीचर ज्यादा देखने नहीं पड़ेंगे। कुछ माउंटेन्स हैं, राइट, और डेजर्ट्स हैं।
माउंटेन्स आप यहाँ पे 4-5 याद रख सकते हैं। टर्की में 2 माउंटेन्स है पैरेलल, पॉन्टस इन नॉर्थ एंड तारुस इन द साउथ। और यहाँ पे ईरान में 2 माउंटेन रेंजेस है, अल्ब्रुस एंड जाग्रोस माउंटेन। पॉन्टस और तारुस के बीच में टर्की का प्लेटू है, एनातोलिया प्लेटू। और हमने देखा था जियोमॉर्फोलॉजी में जो भी प्लेटू 2 माउंटेन्स के बीच में आता है उसे इंटर माउंटेन प्लेटू कहते हैं, राइट। तो एनातोलिया प्लेटू एंड ऑल्सो प्लेटू ऑफ ईरान आर इंटर माउंटेन प्लेटूज। और टर्की और ईरान में ये प्लेटू या हाईलैंड होने की वजह से क्लाइमेट कंपेरेटिवली दूसरे रीजन के मुताबिक के कंपेयर में थोड़ा सा ठंडा रहता है, राइट, क्योंकि वो जरा हाईलैंड रीजन पर है। उसके बाद नीचे है अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला वर्ल्ड के सबसे बड़ा पेनिनसुला है। पेनिनसुला और प्लेटू के बीच में डिफरेंस क्या है? पेनिनसुला यानी कि ऐसा रीजन या ऐसा लैंडमास जिसके तीनों साइड पे वाटर बॉडीज है, राइट। तो ऐसे रीजन को पेनिनसुला कहते हैं। इंडियन पेनिनसुला भी इसी तरह से बनेगा क्योंकि इंडिया के भी लैंडमास के अराउंड तीनों साइड पे जो ट्रायंगुलर शेप है हमारे इंडिया का, उसकी वजह तीनों साइड पे वाटर बॉडी है, इसे इंडिया भी एक पेनिनसुला है। और इसी हिसाब से सऊदी अरबिया एक पेनिनसुला है जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का पेनिनसुला है। प्लेटू यानी कि ऐसा रीजन जो हाईलैंड रीजन है, राइट। वो सराउंडिंग रीजन से उसकी हाइट ज्यादा है प्लस उसका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है। तो ऐसे रीजन को प्लेटू रीजन कहते हैं। यानी कि हमारा पूरा इंडिया का जो ट्रायंगुलर लैंडमास है वो हमारा पेनिनसुला है, लेकिन उसके ऊपर जो डेक्कन प्लेटू है, राइट, जो रेज रीजन है जो लावा से बना है, तो वो हमारा प्लेटू रीजन है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुला एंड द प्लेटू। डेजर्ट्स इन दिस रीजन इंपॉर्टेंट सऊदी अरबिया की पहले हम देखते हैं डेजर्ट्स। अल-नाफूद डेजर्ट जो ज्यादातर पूरा सऊदी अरबिया कवर करता है। देन सऊदी अरबिया, यमन, ओमन में एक दूसरा डेजर्ट है जिसे रूब अल खाली कहते हैं। खाली का मीनिंग हम जानते हैं एम्प्टी, तो उसका मीनिंग होता है एम्प्टी क्वार्टर। उसके बाद ईरान के डेजर्ट दस्ते काबिर एंड दस्ते लूत। ईरान और सऊदी अरबिया के डेजर्ट में फर्क यह है कि सऊदी अरबिया के डेजर्ट सैंडी डेजर्ट्स यानी कि सैंड ड्यून्स वहां पे देखने को मिलते हैं। जैसे हम राजस्थान में जाते हैं जो वहां पे थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट हम देखेंगे सैंडी होते हैं, सैंडी ड्यून्स, सैंड की ड्यून्स वहां पे देखने को मिलती है। लेकिन ईरान के जो डेजर्ट्स है दे आर सॉल्टी, दे आर रॉकी डेजर्ट्स। लाइक अगर हम कच्छ में चलते हैं वहां पे जो पूरी डेजर्टिक रीजन होते हैं जहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं, लेकिन दे आर वेरी ड्राई रीजन, रॉकी रीजन। तो इसी तरह से ईरान के जो डेजर्ट है दे आर सॉल्टी, दे आर रॉकी डेजर्ट्स। सऊदी अरबिया की साइड पे जो सारे डेजर्ट्स है दे आर सैंडी डेजर्ट। इसके अलावा सीरियन और इराक के साइड पे जो डेजर्ट्स है उसे सीरियन डेजर्ट कहते हैं। इस रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस रिवर सिस्टम। यूफ्रेटिस और टाइग्रिस दोनों ही टर्की के अराउंड इसके बॉर्डर रीजन से निकलती है। यूफ्रेटिस जो है वो यहाँ पे एक माउंट अरारत है बिटवीन बॉर्डर बिटवीन टर्की एंड अर्मेनिया, वहां उसके नजदीक से यूफ्रेटिस निकलती है। उसके बाद टाइग्रिस, यहाँ पे टर्की में एक लेक है, लेक हजर, वहां से ये रिवर निकलती है। दोनों कंबाइंडली, दोनों पैरेलली इस तरह से पास होती है और इराक में उसके माउथ के अराउंड दोनों कंबाइन हो जाती है, दोनों मर्ज हो जाती है और इस कंबाइंड स्ट्रीम को शत अल अरब कहते हैं, राइट। ये पूरा रीजन, उसकी पूरी जो रिवर सिस्टम का बेसिन है और इवन शत अल अरब अपने डेट पाम कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। हम जानते हैं इस रिवर के बेसिन के बीच में मेसोपोटामिया जो बहुत ही इंसेंट सिविलाइजेशन है वो वहां पे बनी हुई थी। इस रीजन में यानी इस इंपॉर्टेंट रिवर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं? इराक के मौसुल, बगदाद और बसरा, वो चाहे टाइग्रिस रिवर पर है, और यूफ्रेटिस रिवर पर अल रामाडी और अल नसीरिया, ये 2 सिटीज जो है वो यूफ्रेटिस पे लोकेटेड है। सत अल अरब पे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इराक का, वहां पे इंपॉर्टेंट उसकी पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी है। बसरा वो जो है वो सत अल अरब पे लोकेटेड है। सत अल अरब की एक ट्रिब्यूटरी है जो ईरान से निकलती है और इराक में फिर मर्ज होती है, उसे कहते हैं रिवर करून। रिवर करून ईरान की सबसे बड़ी रिवर है। अब सोचते हैं बहुत ही छोटी रिवर है, फिर भी ईरान की बहुत बड़ी रिवर है। अहवाज बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ईरान का, वो इस पे लोकेटेड है। अहवाज ऑयल फील्ड है, वहां पे ईरान का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है और इसकी वजह से वहां पे बहुत सारी पेट्रोलियम रिफाइनरीज भी हैं और इसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में अहवाज को फर्स्ट एयर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर जॉर्डन। रिवर जॉर्डन आप देखेंगे लेबनान में एक माउंटेन है, माउंटेन हरमन, वहां से ही निकलती है, राइट। और फिर सीरिया और इजराइल के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड है गोलन हाइट्स।
वहां से पास होती है एक छोटा सा लेक, वहां से निकलती है, सी ऑफ गैलीली कहते हैं उसको। फिर पास होती है जॉर्डन और इजराइल की बीच बॉर्डर बनाती हुई, आगे निकलती है और डेड सी नाम के एक बड़े से सॉल्ट लेक में वो मर्ज होती है। ये वेस्ट बैंक रीजन भी जॉर्डन और इजराइल के बीच का डिस्प्यूटेड लैंड है। और एक तीसरा डिस्प्यूटेड लैंड है जिसे कहते हैं गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ऐसे एरिया जहां पे आज पैलेस्टाइनियन लोग रहते हैं, राइट, स्टिल डिस्प्यूटेड लैंड। मैं लेटर में समझाऊंगी कि कैसे ये सारे लैंड डिस्प्यूटेड बने। तो ये जॉर्डन रिवर है जो माउंट हरमन से निकलती है और डेड सी में मिलती है। डेड सी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकली फीचर है। हमने अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में देखा था, राइट। रिफ्ट वैली मैंने बताया था कैसे डेवलप होती है। अगर किसी प्लेट के नीचे हमारी कन्वेक्शन सेल का डाइवर्जिंग लिम्स होती है, राइट, तो उसकी वजह से ऊपर की प्लेट भी डाइवर्जिंग फोर्स महसूस करती है और प्लेट जो है इस तरह से अलग होती है। और इसकी वजह से फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि रिफ्ट वैली क्रिएट होती है। अफ्रीका में ये रिफ्ट वैली क्रिएट हुई है। उसके एक ब्रांच ऊपर रेड सी में भी गई है, राइट, और रेड सी में रिफ्ट वैली से भी आगे और डाइवर्जेंट फोर्स अप्लाई होने की वजह से वहां पे रेड सी बन गया। और हमने देखा था कि तीसरी ब्रांच सीधे हमारे गल्फ ऑफ कच्छ तक आती है, राइट। अब ये जो ब्रांच है जो रेड सी में जाती है, वो ब्रांच रेड सी से आगे और जाके डेड सी तक मिलती है। यानी डेड सी पे आगे जो पूरी जॉर्डन रिवर जहां पर है वो पूरी एक रिफ्ट वैली है, राइट। यानी कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो सी ऑफ गैलीली से लेके रेड सी जो एरिया है वो सी ऑफ गैलीली से लेकर डेड सी तक का जो एरिया है वो रेड सी की जो ब्रांच थी रिफ्ट वैली की, वो ब्रांच यहां तक पहुंची। तो ये रीजन भी पूरा रिफ्ट वैली रीजन है। और इसकी वजह से क्योंकि डेड सी एक रिफ्ट वैली के अंदर लोकेटेड है, इसीलिए ये लैंड पर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। हम चाहते हैं अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट हमारा मरियाना ट्रेंच या चैलेंजर डीप है, लेकिन लैंडमास के ऊपर अगर हमारा सबसे डीपेस्ट पॉइंट देखें तो वो है डेड सी। डेड सी इसके अलावा सेकंड मोस्ट सलाइन लेक भी है, राइट। फर्स्ट हम देखेंगे टर्की का लेक 1, उसके बाद सेकंड मोस्ट सलाइन लेक अगर होगा तो वह है डेड सी। जॉर्डन रिवर का इस रीजन में इंपॉर्टेंस भी बहुत है। जॉर्डन रिवर यहाँ पे जब निकलती है फ्रॉम माउंट हरमन, उसके बाद जब ये सीरिया में पास होती है, राइट, गोलन हाइट्स, उसके बाद सी ऑफ गैलीली अराउंड इजराइल का जो नॉर्थर्न रीजन है उसे हुला वैली कहते हैं। उसका पूरा रीजन इजराइल का यहाँ पे उस रिवर से इरिगेट होता है। प्लस वो रिवर अगर आगे जाती है तो वेस्ट बैंक में चली जाती है, फिर इजराइल के पास वो रिवर नहीं मिलती। इसीलिए इजराइल ने हुला वैली यानी सी ऑफ गैलीली में से ही उसने कैनाल्स डेवलप किए जो उसके पूरे सेंट्रल और सदर्न इजराइल तक पहुंचती है और उसको पूरे एरिया को इरिगेशन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जॉर्डन कंट्री भी उसके ईस्ट बैंक पे उसने इरिगेशन डेवलप किया हुआ, राइट। तो इस पूरा रीजन जो है वो जॉर्डन रिवर के इरिगेशन पे डिपेंडेड है। और कई बार ये डिस्प्यूट भी मोस्टली उनका रीजन भी एक ये होता है टू गेट द वाटर फ्रॉम दिस रिवर। जॉर्डन रिवर जो है उसका इरिगेशन में या ड्रिंकिंग वाटर में उसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन नेविगेशन में नहीं है, क्योंकि ये पूरी बहुत ही ज्यादा मिएंडरिंग रिवर है। मिएंडरिंग यानी बहुत ही सर्पेंटाइल उसका कोर्स है, राइट। से नेविगेशन नहीं हो पाता, उसकी डेप्थ भी कम है और सीजनल फ्लोज में रहता है। लेकिन ये रिवर रिलीजियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम तीनों ही रीजन्स जो है उसे इक्वली उसको रिवर करते हैं, इक्वली उसके लिए वो लोग स्पिरिचुअली उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। अब मैं थोड़ा ब्रीफली बताना चाहती हूँ कि क्यों ये गोलन हाइट्स, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक रीजन जो है वो क्यों डिस्प्यूटेड बन गया, राइट। आई एम गिविंग जस्ट अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले ये पूरा वेस्ट एशियन रीजन, ज्यादातर वेस्ट एशियन रीजन जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। उसके बाद उस टाइम पे यानी ऑटोमन एम्पायर के अंदर इजराइल के लोग यानी ज्यूइश के लोग जो थे, सारे ज्यूइश लोग उस टाइम पे वहां पे नहीं रहते थे, वो रहते थे ईस्टर्न या सेंट्रल यूरोप में। एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ये हुआ कि अरब नेशनलिज्म और जियोनिज्म की शुरुआत हुई। जियोनिज्म यानी ज्यूइश लोग ऐसा अपने मानते हैं कि उनकी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है कि उनका जो ओरिजिनल लैंड है यानी उनका ओरिजिनल नेटिव लैंड है वो अराउंड इजराइल है और वहां पे उनको अपने नेटिव लैंड में वापस जाना चाहिए, राइट। इसके पहले वो लोग रहते थे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, उनको वहां से जो है निकाल दिया गया था, फिर उस सेंट्रल और वहां पे रहने की शुरुआत हुई। लेकिन ये धीरे धीरे उनकी मेंटालिटी में जियोनिज्म का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा कि हमें हमारे नेटिव लैंड में वापस जाना चाहिए, और इस तरीके की मेंटालिटी को या आइडियोलॉजी को जियोनिज्म कहते हैं। जियोनिज्म यानी रिटर्न टू जियोन, जियोन यानी उनका नेटिव लैंड।
रीएस्टैब्लिश उन्हें करना है इसराइल के अराउंड। 1859 और 1880s के दौरान लार्ज स्केल में उन ज्यूज का परसिक्यूशन हुआ यूरोप और रशिया में। इसकी वजह से जो जियोनिस्ट मूवमेंट थी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। लाइक उनको ये लगा कि हमारे पास हमारे अपना लैंड होना चाहिए, हमारे अपना कंट्री होना चाहिए जहाँ पे हमें खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट्स मिले। जूइश पीपल वैसे वेल्दी, वेरी वेल्दी पीपल, ट्रेडिंग कम्युनिटी अंडर यूरोप, और आज तो यूएसए में भी हम देखते हैं कि काफी वेल्दी ट्रेडिंग कम्युनिटी है जूइश। उन्होंने ये तय किया कि हम एक नेशनल फंड क्रिएट करेंगे। सारे जूइश कम्युनिटी ने मिलकर ये फंड क्रिएट किया और उन्होंने उस फंड को यूज करते हुए इसराइल के अराउंड एरिया में लैंड्स को खरीदना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 1 में जूइश ने यूके, फ्रांस और रशिया को सपोर्ट किया, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर जो है वो हार गया, राइट, और ये पूरा एरिया कम अंडर ब्रिटिश रूल। 1960 में एक स्काई-पिकॉट एग्रीमेंट हुआ था। जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टाइन, यानी आज की जहाँ पे जॉर्डन, इजराइल और पैलेस्टाइन रीजन है, वो सारा रीजन ब्रिटिश के अंडर में आ गया, और 1970 में ब्रिटिश ने पैलेस्टाइन रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया। 1970 उसी दौरान बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, जहां पे यूके ने डिक्लेयर किया कि हम एक इजराइल कंट्री डेवलप करेंगे फॉर ज्यूइश सेटलमेंट, लेकिन वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 हम जानते हैं कि जर्मनी में ज्यूज का काफी परसिक्यूशन हुआ, और उसके साथ साथ उस पूरे रीजन में, पैलेस्टाइन रीजन में ब्रिटिश का मैंडेट था, और इस सारे रीजंस की वजह से ये सारे जो जूइश पीपल थे यूरोपियन रीजन में या जर्मनी में, वो ज्यादा से ज्यादा लोग को माइग्रेट करके इसराइल में आने लगे, ज्यादा से ज्यादा वो लैंड खरीदने लगे और इसराइल में आने लगे। और इसराइल यानी कि उस टाइप पे जो पैलेस्टाइन रीजन था, राइट, वहां पे अगर जूइश पीपल आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगे बिटवीन जूइश पीपल एंड दी अरब पीपल। 1948 में जो ब्रिटिश है उनका मैंडेट एक्सपायर हो गया, राइट, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 उनका एक्सपायर हो गया, और उसके साथ ही वहां पे रहने वाले जूइश ने अपना इजराइल स्टेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जैसे ब्रिटिश का मैंडेट खत्म हुआ, उसके आसपास के सारे जो कंट्रीज है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, उन्होंने लैंड ग्रैबिंग करना स्टार्ट कर दिया। यानी इसराइल के अंदर ही उन्होंने लगा कि जितनी लैंड हम ले सके हम उसे कवर कर लें। इस वजह से इजिप्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर लिया, और इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप में जो पैलेस्टाइनियन लोग रहते हैं उनको ट्रेन किया इसराइल के खिलाफ, फिदाइन अटैक्स के लिए आर्म्स उसको सप्लाई किए और उसको इसराइल के खिलाफ उन्होंने ट्रेन किया। 1967 में इसकी वजह से वॉर हुआ, और इसराइल ने इजिप्ट को हरा के वेस्ट बैंक ले लिया, जॉर्डन को हरा के गाजा स्ट्रिप भी ले लिया। उसके बाद गोलन हाइट्स किस तरह से डिस्प्यूटेड लैंड बना। गोलन हाइट्स जब ये सारे वर्ल्ड वॉर जब हुए, तब जिस तरह से पैलेस्टाइन, जॉर्डन एरिया ब्रिटिश के अंडर में आया, इसी तरह से गोलन हाइट्स जो एरिया है, राइट, वो फ्रेंच मैंडेट में, यानी पूरा सीरिया जो है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 फ्रेंच के मैंडेट में आया, और आफ्टर 1944 सीरिया इंडिपेंडेंट भी हो गया। लेकिन जब 1967 वॉर जो हुआ, जिसमें गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक इसराइल ने ऑक्यूपाई किया, उसी दौरान इसराइल और सीरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इसराइल ने उसी वॉर में गोलन हाइट्स भी सीरिया से ऑक्यूपाई कर लिया। आज इंटरनेशनल लेवल पर गोलन हाइट्स वो सीरिया का पार्ट माना जाता है, बट ये ओरिजिनली या इन रियलिटी ऑक्यूपाइड बाय इसराइल, राइट। तो इसी तरह से ये 3 रीजन जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन है, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में आज पैलेस्टाइनी लोग रहते हैं। उसके अलावा हमने ये सारी रिवर्स देखी, जैसे हमने यूफ्रेटिस, टाइग्रिस देखी, जॉर्डन रिवर देखी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस रीजन में इतनी ही रिवर है, राइट। बहुत सारी छोटी छोटी रिवर टर्की में है, ईरान में भी है, लेकिन दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। टर्की में आप देख सकते हैं बीच में अनातोलिया प्लेटू है, राइट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में 360 डिग्री पे सारी रिवर वो जो है निकलती है, और इसीलिए इस प्लेटू को हम रेडियल ड्रेनेज कहेंगे, राइट। रेडियल ड्रेनेज यानी कि रिवर पूरे 360 डिग्री में रेडियल वे में इमर्ज होती है। ईरान में भी बहुत ही छोटी छोटी रिवर्स उसके सराउंडिंग यानी उसके बॉर्डर रीजन से निकलती है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और ज्यादातर रिवर सीजनल है, पेरेनियल नहीं है, इसलिए ईरान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेक्स इस रीजन के इंपॉर्टेंट है, लेक वान इन टर्की, ईरान का लेक उर्मिया, और दूसरा है दरियाई नमक। दरियाई नमक नाम से पता चलता है, इस सॉल्ट लेक। लेक उर्मिया फ्रेश वाटर लेक है, और लेक वैन वो एक सॉल्ट लेक है। लेक वान वर्ल्ड का सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा सलाइन लेक है, उसकी सैलिनिटी 330 यूनिट है। हम जानते हैं जब ओशनोग्राफी में देखा था कि एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन 35 यूनिट है, तो सोचिए
ओशंस की सैलिनिटी 35 यूनिट और ये लेक की सैलिनिटी है 330 यूनिट। इतनी ज्यादा इसकी सैलिनिटी है कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आता और आप उसमें अगर आप उसमें गिरते हैं तो आप डूबेंगे भी नहीं। इसके अलावा इस रीजन के आसपास इतनी फुट हिल्स इतने माउंटेनियस रीजन है, उसकी फुट हिल्स में लोकेटेड है। विंटर सीजन में आसपास सारे रीजन में जो है वो फ्रीज हो जाती है, वहां पे बर्फ जम जाती है, लेकिन ये जो लेक है वो फ्रीज नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ वेरी हाई सैलिनिटी। ईरान का लेक उर्मिया फ्रेश वाटर लेक है जो ईरान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि डेजर्टिक रीजन में इतना बड़ा फ्रेश वाटर लेक होना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरियाई नमक की भी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, सैलिनिटी इज अराउंड 200, लेकिन हमने देखा था कि सेकंड सलाइन मोस्ट अगर कोई लेक है तो वह है डेड सी। लेक उर्मिया की मैं थोड़ी बात करना चाहती हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, एक आज वो न्यूज में है, और वो इसलिए क्योंकि वो श्रंक हो रहा है और डिसअपियर हो रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे 1998 में क्या सिचुएशन थी और 2011 में ऑलमोस्ट 90% ये लेक श्रंक हो चुका है, राइट। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन पर्पज, माइग्रेटरी बर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ये लेक इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि क्यों ये डिसअपियर हो रहा है? एक तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आ रहे हैं ईरान में, दूसरा है इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत ही इंटेंसिवली उसको वाटर को यूज किया जा रहा है अनसस्टेनेबल वे में, और इसीलिए ये श्रंक होता जा रहा है। श्रंक होने के बाद जो सॉल्ट स्ट्रोम्स आते हैं, यानी कि इस सराउंडिंग रीजन में जो डेजर्ट या सॉल्टी रीजन है, राइट, उसका विंड इरोजन होता है, वो विंड वहां के सॉल्ट जो है उसको वहां से विड्रॉ करके इस रीजन में डिपोजिट कर रहा है, राइट। उसकी वजह से भी ये रीजन, ये पूरा सॉल्ट जो पूरा लेक का रीजन वो पूरा सॉल्टी बनता जा रहा है। देखिए लेक उर्मिया क्यों, क्या प्रॉब्लम है, वो कभी मेंस में सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि ये हमें इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है इन आंसरिंग सम इन्वायरमेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस। ऐसे में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। अगर हमें ये कोई क्वेश्चन आता है कि किस तरह से हमारा ह्यूमन यूजेज, हमारा अनसस्टेनेबल यूज होता है नेचुरल हमारे रिसोर्सेज का, वो किस तरह हमारे नेचर को डिवास्टेट करता है, तो ज्यादातर हम एग्जाम्पल देते हैं हमारे इंडिया की किसी रिवर्स का, राइट। अगर इस तरह की का हम एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल देते हैं तो मेक गुड इंप्रेशन इन एसेस, राइट। इसके अलावा आप एक और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, वो है अरल सी का। सेंट्रल एशिया में ये अरल सी लोकेटेड है। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। कास्पियन सी के अराउंड आप एटलास में देखेंगे तो एक छोटा सा वाटर बॉडी है अरल सी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। इस लेक जो लेक है वो पूरा फ्रेश वाटर लेक था, क्योंकि यहाँ पे 2 रिवर्स उसको फीड करती है, सिर दरिया एंड आमू दरिया। सिर दरिया यहाँ कजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों उसका वाटर शेयर करता है, और दूसरी रिवर है आमू दरिया जो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में से गुजरते अरल सी में मिलती है। ये रीजन, ये अरल सी भी आज ऑलमोस्ट जो है वो सूख चुका है। उसका रीजन, जब सोवियत यूनियन था, ये पूरा रीजन सोवियत यूनियन में था, तब उन्होंने एक एक्टिव पॉलिसी डेवलप की थी कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप करने की, और कॉटन इंडस्ट्री की इरिगेशन के लिए बहुत ही इंटेंसिव यहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए थे। और आज भी उज्बेकिस्तान रीजन जो है वो वन ऑफ द टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन है। इसलिए ये हो चुका है कि उनको जो फीड कर रही थी अरल सी को, आमू दरिया और सिर दरिया, वो वहां पे जानी ही बंद हो गई। आमू दरिया तो अब अरल सी तक पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा पानी उसका डाइवर्ट हो चुका है। इवन सिर दरिया का पानी भी पहुंचता है, लेकिन बहुत ही कम पहुंचता है, और इसकी वजह से अरल सी आज हम 2009 या उसके बाद देखते हैं तो पूरा ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा सूख चुका है, राइट। उसमें भी ज्यादा जो थोड़ा बहुत पानी सीधे दरिया से आता है उसमें भी ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन होता है केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा केमिकल्स रहता है, और इसे सॉल्टी और पॉल्यूटेड रिवर ये पॉल्यूटेड लेक बन चुका है। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल कि इन्वायरमेंटल डैमेज किस तरह से हम ओवर इरिगेशन करते हैं लेक्स में या रिवर्स में, तो उसका इन्वायरमेंटली क्या इफेक्ट होता है। वेस्ट एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, ये एक्चुअली मैंने पहले भी लेक्चर से बता दिया है, इनमें इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हमें ध्यान रखनी होगी फॉर द प्रीलिम पर्पस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट फॉर पेट्रोलियम, जो सारे इस रीजन में पाया जाता है गल्फ में, वो सारे एशिया कंट्री में या हमारे फार ईस्ट में पहुंचाने के लिए यहाँ से ये स्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये स्ट्रेट बाब अल मांदेब, यमन के कुछ पेट्रोलियम रिजर्व रेड सी में भी पाए जाते हैं, तो ये स्ट्रेट भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दिस इज द गेटवे टू सुएज कैनाल, यहाँ पे सुएज कैनाल है। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीन जो एरिया है वो सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, इजिप्ट का पार्ट है, और वहां पे एक छोटे से यहाँ पे वाटर इनलेट है। यहाँ पे 2 पोर्ट्स है, इसराइल के एक पोर्ट है इलाट, और यहाँ पे अकाबा पोर्ट है जॉर्डन का।
जॉर्डन का सिंगल मोस्ट पोर्ट है ये अकाबा पोर्ट। तो ये सारे रीजन गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज, बाबल मांदेब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता होना चाहिए। टर्की के अराउंड ये स्ट्रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरियन सी यहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ पे ब्लैक सी लोकेटेड है। और टर्की एक ऐसा कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों में लोकेटेड है, और उसका सिटी इस्तांबुल भी इस तरह से लोकेटेड है। यूरोप और एशिया दोनों में लोकेटेड है, राइट। यहाँ से एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में कौन कौन सी स्ट्रेट्स आती है? डार्डिनालिस, यानी एजियन सी से पहले डार्डिनालिस आएगी। बीच में सबसे ये जो बड़ा वाटर बॉडी है उसे सी ऑफ मरमरा कहते हैं। उसके बाद इस्तांबुल के पास जो स्ट्रेट है उसे स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कहते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, आपको याद रखना होगा यहाँ पे मेडिटेरियन सी, डार्डिनालिस, सी ऑफ मरमरा, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड देन ब्लैक सी। कुछ फैक्ट्स प्रीलिम के लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं। ब्लैक सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज आती है? कास्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज हैं, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट एशिया के कौन कौन सी कंट्री में से पास होता है। अब चलते हैं क्लाइमेट ऑफ वेस्ट एशिया, उसका भी दो डिविजन्स हैं। जो मेडिटेरियन सी के अराउंड जो सारा रीजन है वेस्ट एशिया का, वहां पे मेडिटेरियन क्लाइमेट है। इसके अलावा जो सारा क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, राइट। हमने बता था, हम भी जानते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट कैसा होता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट की ये खासियत है, वहां पे समर में रेनफॉल नहीं होती, विंटर में रेनफॉल होती है, राइट। और इसकी वजह से यहाँ पे इसी तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं जो पूरे समर को सर्वाइव कर सके, जिनके रूट्स बहुत ही ज्यादा जमीन में जा सके। और इसीलिए ये कंट्री, ये सारे रीजन जो है वो साइट्रस फ्रूट्स के कल्टीवेशन में, विटीकल्चर यानी ग्रेप्स, ऑरेंजेस, इन सब के कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वाइन मेकिंग, राइट। हमने डेजर्ट्स के बारे में भी देखा था। डेजर्ट एक रीजन, वाटर स्कैरसिटी, डेजर्टिफिकेशन के इश्यूज, राइट। तो वेस्ट एशिया का क्लाइमेट है हमारा अरिड एंड सेमी अरिड क्लाइमेट। वाटर शॉर्टेज यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया, ईरान, ये सारी कंट्रीज अपनी वाटर डिमांड्स के लिए डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। एग्रीकल्चर लैंड की भी यहाँ पे शॉर्टेज है, ज्यादातर लैंड डेजर्टिक रीजन है, राइट। इसीलिए यहाँ पे इस रीजन ज्यादातर इंपोर्ट करता है फूड ग्रेन्स का। सॉइल के डेजर्टिफिकेशन की भी प्रॉब्लम है। डेजर्टिफिकेशन यानी एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट, राइट। डेजर्ट किसी जगह पे लोकेटेड है तो उसकी सैंड जो है वो विंड इरोजन की वजह से सैंड वहां से पास होती है और जो फर्टाइल लैंड होता है वहां पे डिपोजिट होती है। और इसकी वजह से जब डेजर्टिक लैंड फर्टाइल लैंड पे डिपोजिट होती जाएगी तो वो एरिया पे डेजर्ट बन जाएगा, राइट। तो इसी तरह के इस रीजन में इस डेजर्टिफिकेशन की भी प्रॉब्लम्स है। फिर भी यहाँ पे उन्होंने इरिगेशन यूज करके एग्रीकल्चर डेवलप किया हुआ है और कुछ रीजन में बहुत अच्छी तरह से एग्रीकल्चर होता है। टर्की कंपैरेटिवली ऐसा रीजन है जो इन सारी कंट्रीज से कंपैरेटिव यहाँ पे डेजर्ट्स कम है, वाटर स्कैरसिटी के इश्यूज भी कम है। यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन है उस रीजन में किस तरह के क्रॉप्स होते हैं। टर्की के ट्रॉपिकल रीजन में कॉटन, शुगर बीन, टोबैको, इस तरह के क्रॉप्स होते हैं। ईरान में प्रॉब्लम है कि ईरान में जो वेस्टर्न रीजन है वो पूरा डेजर्टिक ज्यादा रीजन है। ईस्टर्न रीजन में उसने इरिगेशन डेवलप की हुई है और ईस्टर्न रीजन में ज्यादातर उसकी एग्रीकल्चर डेवलप है। फिर भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि वाटर शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम, सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है इसलिए उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी उसे ड्राई फ्रूट्स में अपने जो है ज्यादा नाम कमाया। ईरान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिस्ताचियो, रेजिन एंड सेफ्रॉन। उसके बाद जॉर्डन एरिया में हमने देखा था कि जॉर्डन रिवर को इरिगेशन में डेवलप किया हुआ है। वहां पे जॉर्डन में कॉटन उगाया जाता है, सीरिया में भी कॉटन उगाया जाता है। इराक में यूफ्रेटिस और टाइग्रिस बेसिन के अराउंड राइस का कल्टीवेशन होता है। उसके बाद ओमन में यहाँ पे एक माउंटेनियस रेंज है, अल अख्दर रेंज। वहां पे उस रीजन में टेम्परेट फ्रूट्स उगाए जाते हैं, यानी पीच, ओवोकाडो, ये सारे फ्रूट्स उगाए जाते हैं। यमन रीजन में कॉफी का प्रोडक्शन होता है। बहुत ही इंसेंट टाइम से यहाँ पे कॉफी उगाई जाती है। यहाँ पे एक पोर्ट है मोका, और आज भी उसके एक यूनिक कॉफी प्रोड्यूस की स्टाइल की वजह से मोका कॉफी इज वेरी फेमस, राइट। तो वो फेमस है बिकॉज ऑफ अ पोर्ट ऑफ यमन। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की बात हम अगर करें, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर यानी टर्की और उसके अराउंड सारा जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर रीजन है वहां पे साइट्रस फ्रूट प्रोड्यूस होता है। टर्की में ऑलिव्स, लेबनान में फ्रूट्स एंड ऑलिव्स, और इजराइल के फेमस है जाफा ऑरेंजेस, टोमेटोज, लाइम, ये सारे फेमस है। इजराइल जो है उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्नोलॉजी भी डेवलप की हुई है। इस रीजन में क्योंकि एंशिएंट टाइम से यहाँ पे वाटर शॉर्टेजेस है, इसे एक ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप की है, उसे कहते हैं कनत सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ज्यादातर ईरान और अफगानिस्तान रीजन में प्रैक्टिस होती है।
इस सिस्टम में ये होता है कि अगर किसी माउंटेनियस रीजन के फुटहिल्स में यहाँ पे नीचे कोई वाटर रिसोर्स होता है, राइट, ग्राउंड वाटर रिजर्व होता है, तब उनको वो लोग अंडरग्राउंड एक कैनाल डेवलप करते हैं। और जहां पे एग्रीकल्चर फील्ड, प्लेन रीजन में उनके एग्रीकल्चर फील्ड होता है, वहां पे उस इनलैंड या अंडरग्राउंड कैनाल का आउटलेट दिया जाता है। यानी कि वाटर रिसोर्स कहीं पे भी हो सकता है, राइट, उसकी अंडरग्राउंड कैनाल से वो लोग एग्रीकल्चर फील्ड तक वो कैनाल को लाते हैं और वहां से फिर उस पानी को यूज किया जाता है। और इस तरीके की इरिगेशन सिस्टम को कनेक्ट सिस्टम कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि उन लोगों ने अंडरग्राउंड सिस्टम क्यों डेवलप की। अगर ओपनली होती तो बहुत इवापोरेटिव लॉसेस हो जाते हैं, राइट, डेजर्टिक रीजन है, इसलिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड कैनाल सिस्टम ट्रेडिशनली डेवलप किया। इसके बाद आज की मॉडर्न सिस्टम यहाँ पे जो इरिगेशन में यूज होती है, जो इजराइल ने डेवलप की है, वो है ड्रिप इरिगेशन एंड द स्प्रिंकलर्स। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स टेक्नोलॉजी ऐसी है जो इंडिया ने भी अडॉप्ट की। ड्रिप इरिगेशन हम जानते हैं कि पानी के जो पाइप्स जो होते हैं उससे पानी जो होता है वो उसके रूट्स में, प्लांट्स के रूट में डायरेक्टली पहुंचाया जाता है। इससे बहुत बड़ा पानी का कंजर्वेशन होता है। इसी तरह से इजराइल में बहुत बड़े बड़े स्प्रिंकलर्स होते हैं जो इस तरह से मूवेबल होता है और इसी तरह से पानी को यहाँ पे पहुंचाया जाता है। दोनों ही टेक्निक ऐसे जिससे पानी का बहुत बड़ा कंजर्वेशन होता है। एक नई टेक्नोलॉजी इजराइल ने करंटली डेवलप की है जिसे कहते हैं तल या इरिगेशन टेक्निक। इस इरिगेशन टेक्निक में प्लांट्स के अराउंड बहुत बड़ी प्लास्टिक की ट्रेज रखी जाती है। ये ट्रेज इसलिए रखी जाती है क्योंकि पानी की यहाँ पे रात के दौरान जो ड्यू ड्रॉप्स आते हैं, राइट, और सुबह जो जम जाते हैं ड्यू ड्रॉप्स, वो सारे ड्यू ड्रॉप्स को इकट्ठा करते हैं और उसके रूट्स की तरफ उसको एक्यूमुलेट करता है। तो ये ड्यू ड्रॉप्स को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने ये प्लास्टिक ट्रेस डेवलप की। आप सोच सकते हैं कि पानी जहां कहीं पे है उसको उन लोगों को यूज करना है। इस टेक्निक की वजह से भी पानी का बहुत बड़ा कंजर्वेशन हुआ है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, राइट। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप बाय देम। इंडिया और इजराइल का कोऑपरेशन भी चल रहा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। 2008 में हमने ये एग्रीमेंट साइन किया था, राइट, और इसकी वजह से इजराइल ने इंडिया में कई सारे एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस उन्होंने डेवलप किए। अराउंड 10 स्टेट्स में ये सेंटर्स डेवलप किए गए। इस सेंटर्स में हमारे इंडियन फार्मर्स को इजराइल में जो डेवलप हुई होती इरिगेशन टेक्निक्स या अलग अलग एग्रीकल्चर टेक्निक्स उनको सिखाई जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। इसके अलावा इंडियन फार्मर्स को इजराइल जो है भेजा भी जाता है। वो लोग खुद इस तरह की प्रोडक्टिविटी टेक्निक को देखते हैं और उन्हें अडॉप्ट करते हैं। और ये सारे टेक्निक्स के लिए सपोज ये ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर्स है, उसके लिए गवर्नमेंट भी सब्सिडीज देती है, राइट। इंडियन फार्मर्स ने रिसेंटली वर्टिकल फार्मिंग, सॉइल सोलराइजेशन, प्रोटेक्टिव फार्मिंग, ये सारी टेक्नोलॉजी इजराइल से सीखी है, राइट। प्रोटेक्टिव फार्मिंग यानी ग्रीन हाउस या पॉली हाउसेस का यूज करते हैं, उसे प्रोटेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। इसके अलावा वर्टिकल फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर सिस्टम। इसमें बड़े वर्टिकल सिस्टम में वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं विदाउट यूजिंग सॉइल, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा सॉइल सोलराइजेशन टेक्निक, ये टेक्निक यूज की जाती है ताकि जो मिनिमम सॉइल में से पानी का इवेपोरेशन हो जाए। प्लांट्स के अराउंड इस तरीके के प्लास्टिक जो है कवर किए जाते हैं ताकि उसके अराउंड सॉइल में जो पानी के बूंदे रहती है, पानी का जो अमाउंट रहता है उसका इवेपोरेशन हो जाए। मैक्सिमम पानी जो है सॉइल के अंदर है ताकि कम से कम पानी हमें इरिगेशन में देना पड़े। तो इस टेक्निक कहते हैं सॉइल सोलराइजेशन, वो भी इजराइल ने डेवलप किया और वो इंडिया में ये चीज अडॉप्ट की जा रही है। वेस्ट एशिया का मिनरल रिजर्व, हमें जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल रिजर्व पेट्रोलियम। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व एंड 40% ऑफ नेचुरल गैस ऑफ द वर्ल्ड इस रीजन में पाया जाता है। ज्यादातर ये रीजन गल्फ, यूफ्रेटिस, टाइग्रिस में और थोड़ा बहुत रेड सी में पाया जाता है। सऊदी अरेबिया, उसके पास अराउंड 100 मेजर ऑयल फील्ड्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है अल गवार ऑयल फील्ड। गवार ऑयल फील्ड वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है। अगर आपको कोई और ऑयल फील्ड के नाम याद ना रहे तो इस रीजन के एटलीस्ट गवार ऑयल फील्ड का नाम तो आपको याद रहना चाहिए, राइट। और इसके अल दमम, अल कातिफ, अल जुलैफ, रस तनूरा, ये सारे उसके इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। इराक के ऑयल फील्ड्स रुमालिया, वेस्ट कुर्रा, मजनून, हफालिया, ईस्ट बगदाद और किरकुक, ईस्ट बगदाद, ये नाम आप याद रख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं इराक। आप देख सकते हैं अराउंड यूफ्रेटिस टाइग्रिस रिवर के बेसिन के अराउंड ही ये सारे लोकेटेड हैं। ईरान के ऑयल फील्ड्स इंपॉर्टेंट अहवाज, मरून, अजदेगान, यादावरन एंड गजसरन, ये इसके इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं।
ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूफ्रेटिस टाइग्रिस है, उसके अराउंड ही ईरान के भी लोकेटेड है। साउथ पार्स, रमी, नगाजारी, जो भी नाम आप याद रख सकते हैं आप लिख सकते हैं। और किसी को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो और ज्यादा नाम भी मैंने दिए। इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट इस रीजन से, इंडिया जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टर है, राइट, फॉलोइंग चाइना, यूएस एंड रशिया। और हमने एलएनजी का भी इंपोर्ट 2004 के बाद से स्टार्ट किया। 2004 तक हम जितना हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उतना से हमारा जो था वो इनफ था, राइट। डिमांड बढ़ने लगी, उससे पहले हमारे पास एलएनजी टर्मिनल्स भी नहीं थे, तो 2004 में सबसे पहला एलएनजी टर्मिनल्स दहेज गुजरात में बनाया गया। और उसके बाद 2004 के बाद इंडिया ने एलएनजी का जो है इंपोर्ट स्टार्ट किया। और आज इंडिया जो है एलएनजी का भी 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर है आफ्टर जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। हमारे टॉप सोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल है सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, नाइजीरिया एंड वेनेजुएला, अंगोला। और दे आर अफ्रीकन कंट्रीज, अंगोला और नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्रीज है और वेनेजुएला लैटिन अमेरिकन कंट्री। नेचुरल गैस में कतार, हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कतार के साथ, इसलिए काफी समय से हमारा टॉप सोर्स रहा है नेचुरल गैस का। इसके बाद इजिप्ट, ओमन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया। ये गवर्नमेंट का लेटेस्ट डेटा 2012-13 का, ये कंबाइंड डेटा है, राइट, यानी कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंबाइंडली अगर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा सोर्स कौन है? अब है सऊदी अरेबिया, इराक, वेनेजुएला, कतार, कुवैत, यूएई, नाइजीरिया, ईरान एंड अंगोला। पहले ईरान टॉप 3 में रहा करता था, लेकिन यूएस के सैंक्शंस की वजह से ये उसका रैंक हमारे लिए पीछे चला गया है और इराक का जो रैंक है वो आगे बढ़ गया है। रेड कलर में ये 3 कंट्रीज के नाम मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि वेनेजुएला, नाइजीरिया और अंगोला दे आर पार्ट ऑफ आवर एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी। वेस्ट एशियन रीजन इतना इनस्टेबल रीजन है कि उसके लिए अगर हम हमारे एनर्जी के लिए डिपेंडेंट रहे तो ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो हमारी एक्टिव पॉलिसी रही है कि हम हमारे इंपोर्ट सोर्सेज को हम डाइवर्सिफाई करेंगे, राइट। और ये हम प्रूफ देख सकते हैं कि वेनेजुएला हैज कम ऑन 3rd और नाइजीरिया और अंगोला जैसे अफ्रीकन कंट्रीज भी हमारे टॉप 10 कंट्रीज में आती है। वेस्ट एशिया रीजन की ओवरऑल पॉपुलेशन बहुत ही कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत कम है, इसीलिए रशिया, चाइना और जापान में जिस तरह के अर्बन एग्लोमरेशंस या इंडस्ट्रियल रीजन्स हमने देखे थे, वैसे यहाँ पे ऐसे कोई इंडस्ट्रियल रीजन्स है नहीं। ज्यादातर पॉपुलेशन ऑयल फील्ड्स है, ऑयल रिफाइनरीज के अराउंड है और यह है पोर्ट्स के अराउंड। तो इसीलिए हम ऑयल फील्ड्स और पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। सऊदी अरेबिया के 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, गल्फ में उसका इंपॉर्टेंट पोर्ट है अल-दमम और रेड सी में है जेदा पोर्ट। जेदा पोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मक्का जाने के लिए जेदा पोर्ट से जाना पड़ता है। एडेन पोर्ट यमन का, ओमन का मस्कत पोर्ट। ईरान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट है बंदर अब्बास। इराक का इंपॉर्टेंट पोर्ट बसरा। जॉर्डन का उसके पास तो सिर्फ एक ही पोर्ट है, इकाबा। इसराइल का मेडिटेरियन सी में पोर्ट है इंपॉर्टेंट पोर्ट हाइफा और रेड सी में इंपॉर्टेंट पोर्ट है इलाट पोर्ट। यहाँ पे लेबनान का बेरूत और उसके बाद सीरिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है लताकिया। ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है इस रीजन के, क्योंकि पेट्रोलियम ही इस रीजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रीजन है पोर्ट्स। तो हमने देख लिया एशिया सारे कंट्रीज, हमने देख लिया चाइना, रशिया, जापान, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। मैंने कहा था साउथ एशिया जो है वो हमें सेल्फ स्टडी में करना है, उसके लिए मैंने सोर्सेज पे एनसीईआरटी के बताए थे। अब हम चलते हैं अफ्रीका।